हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम MPDLED सेकेंड ईयर का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ जो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो सारे MCQs बेस्ड होंगे। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय में आपकी टोटल 6 यूनिट्स हैं एंड इन 6 यूनिट्स में से आपके टोटल 15 ऑब्जेक्टिव्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विषय का जो पेपर है वो टोटल 70 मार्क्स का होता है एंड 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड इस 15 मार्क्स में आपके 5 आते हैं MCQ, 5 आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एंड 5 क्वेश्चंस आते हैं एक वाक्य में उत्तर देने वाले। तो इस वीडियो में हम जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे वो आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की छः यूनिट से रहेंगे और ये जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो MCQ ही रहेंगे, लेकिन इनसे भी फिल इन द ब्लैंक से भी क्वेश्चन बन चुके हैं एग्ज़ाम में। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो MCQ में पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स में आए हुए हैं और कुछ एक वाक्य में भी पूछे जा चुके हैं। और बीच बीच में हम उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, तो वो आप हाईलाइट करते जाइएगा एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की कोई भी अपडेट्स डालें तो वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की फर्स्ट यूनिट के ऑब्जेक्टिव से। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शब्द का अभिप्राय उन सभी बाहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करती हैं। हमने पहले भी देखा है कि इस तरह से परिभाषा वाले क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं और पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसने दी है। तो ये जो पर्यावरण की परिभाषा है जिसमें बताया गया है कि पर्यावरण बाहरी शक्तियों और तत्वों से रिलेटेड हैं जो कि व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करती हैं, यानी जीवन भर उसे प्रभावित करती हैं। तो ये परिभाषा डगलस और हॉलैंड ने लिखी है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पर्यावरण से क्या आशय है। तो पर्यावरण में देखते हैं जीव जंतु, पेड़ पौधे, अजैविक घटक, ये तीनों का रिलेशन ही पर्यावरण से है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है, पर्यावरण वह बाध्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको काफ़ी लेखकों के नाम दिख रहे हैं, J.S. रॉस, C.C. पार्क, एनास्टॉसी और वुडवर्थ। हम कभी कभी ये लेखकों के नाम यानी कि ऑप्शंस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप यदि परिभाषाएं देखें 2 या 3 से ज़्यादा और उनके लेखक यानी जिसने परिभाषा दी है उसे, तो आप कुछ कीवर्ड्स देख लीजिए और उसके जिन्होंने ये परिभाषा दी है उनका नाम ध्यान रखिए। जैसे कि पर्यावरण को एक बाध्य शक्ति बताया है जो कि हमें प्रभावित करती है, तो ये किसने कहा है, ये एनास्टॉसी ने कहा है। ये किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, ये परिभाषा को भी नोट कर लें आप। आगे हम देखते हैं पर्यावरण शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य होता है पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण का ज्ञान कराना एवं पर्यावरण का संरक्षण करना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्राशिका किस शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। तो हमने ये डिस्कस किए हुए हैं, ये एकलव्य के अंतर्गत आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है। तो यहाँ पर सृजनात्मक कार्यक्रम, अनुभव द्वारा सीखना, रुचिपूर्ण अधिगम, ये तीनों ही आते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता क्या है। तो आप नोट कर लें कि ये जो NCF 2005 है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, केवल आपके डाइट से रिलेटेड नहीं बल्कि अगर आप CTET का एग्ज़ाम देते हैं तो भी आपको ये टॉपिक मिलने वाला है
और बाकी विषयों का भी आप देखें, अगर आपने वैकल्पिक रूप से इंग्लिश चूज़ किया होगा या अन्य विषय चूज़ किया होगा तो भी आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। एंड हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि डीएलएड सेकेंड ईयर में जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको एक से ज़्यादा विषयों में देखने को मिलते हैं, तो उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखे थे कि कौन कौन से होते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको वो हमारे चैनल में दिख जाएगा। तो अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको 2, 3 एंड 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड वो आपको ईज़िली बन जाएंगे। और ये टॉपिक्स आपको हर विषय में देखने को मिलते ही हैं, तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एंड नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम विकास के लिए भी और छात्रों की संतुष्टि के लिए भी, दोनों में ज़रूरी है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रह चुका है, तो इम्पॉर्टेंट टिक कर लें इसको। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसमें पूछा गया है स्थान और समय की अवधारणा के संदर्भ में बच्चे को किन चरणों में अनुभव दिए जाना चाहिए। मतलब यदि हम किसी बच्चे को स्थान और समय की अवधारणा को बता रहे हैं तो उसे अनुभव कराने का चरण क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ क्रमबद्धता तो नहीं पूछा गया है, खाली आपको दिया हुआ है मिलान करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव सही हैं। तो आप देख लीजिएगा कि अगर इस तरह से किसी चीज़ का पूछा जाता है जैसे विशेषताएं बताइए या चरण बताइए, तो हमेशा यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर हमें देखने को मिलता है। आगे हम देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की संवेदी गामक अवस्था की आयु क्या होती है। तो ये हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, 0 से 2 वर्ष। आगे हम देखते हैं पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होती है। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था की आयु 7 से 11 वर्ष होती है। तो हमने पढ़ा था संवेदी गामक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो इनका आयु स्तर भी आप ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षक मार्गदर्शन देता है तथा वह ज्ञान की शाखा की एक प्रामाणिक पुस्तक है। तो पाठ्यपुस्तक की यह परिभाषा किसने दी थी। तो ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी ने दी है ये परिभाषा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट है यूनिट 3 का पर्यावरणीय शिक्षा के छात्र का प्रथम कौशल माना जाता है। यदि हम पर्यावरण का शिक्षण कर रहे हैं तो छात्र जो प्रथम कौशल सीखेगा वो कौन सा होगा। तो सबसे पहला जो कौशल है वो होगा अवलोकन, क्योंकि पर्यावरण की शिक्षा बिना अवलोकन के नहीं दी जा सकती। तो सर्वप्रथम हम किसी छात्र में जो कौशल का विकास करते हैं वो अवलोकन ही होता है। नेक्स्ट है गतिविधियों का आशय बालक के द्वारा संपन्न की जाने वाली उन क्रियाओं से है जो कि विभिन्न प्रकार के कौशलों से संबंधित होती हैं तथा बालकों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील रखती हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की गतिविधियों के बारे में यह विचार किसने दिया था। प्रोफेसर एस.के. दुबे ने। ये परिभाषा के लिए ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन सही था ये, तो आप इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। एंड थर्ड है पर्यावरण अध्ययन में परिचर्या की प्रक्रिया के अंतर्गत किस अवस्था पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। तो नियोजन अवस्था, क्रियान्वयन अवस्था, मूल्यांकन अवस्था में तीनों में ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि अवधारणा किसी देखी हुई वस्तु की प्रतिमा है। तो बोसिंग एवं बोसिंग ने ऐसा कहा है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट यूनिट का है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में योजना को प्रभावशाली बनाने का मुख्य सोपान क्या है। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, आप इसे भी हाईलाइट कर लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपरोक्त सभी आ जाएगा। स्थिति निर्माण, उद्देश्य निर्धारण और मूल्यांकन, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। एंड आगे हम देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन प्रयोगशाला को एक कक्ष अथवा
कक्षों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यावरणीय अध्ययन के अनुदेशन से संबंधित समस्त लिखित श्रव्य एवं दृश्य सामग्री रखी जाती है। तो ये जो प्रयोगशाला की परिभाषा है वो वेस्ले ने दिया हुआ है। ज़्यादातर बड़े आकार की परिभाषाएं क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछी जाती हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो छोटी छोटी परिभाषाएं रहती हैं, जैसे स्किनर ने किसी परिभाषा दी, वुडवर्थ ने कोई परिभाषा दी, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप वो ध्यान रखिएगा एंड इन्हें भी एक बार देख लीजिए। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट। इसमें दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक कक्षा शिक्षण के प्रयोग के लिए प्ररचित वह पुस्तक है जो सावधानी के साथ विषय के विशेषज्ञ द्वारा तैयार की जाती है, जो सामान्यतः शिक्षण युक्ति से भी संपन्न होती है। तो ये पुस्तक की परिभाषा बेकन पॉल ने दी है। एंड आगे हम देखते हैं किसने कहा है कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज है। तो ये प्रोफेसर हैरोलिकर ने कहा है। थर्ड है मनोवैज्ञानिक संदर्भ में पाठ्यपुस्तक तैयार करने का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है। तो विविधता, रुचि और सरसता, ये उपरोक्त सभी हैं। तो आपको मैं बता दूं कि आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पाठ्यपुस्तक तैयार करने के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, वो भी अलग अलग संदर्भ में। तो आप ये टॉपिक ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक की डिटेल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट है, क्योंकि ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो 5 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अध्ययन की पुस्तक तैयार करने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत अध्ययन पक्ष से संबंधित बिंदु कौन सा है, वो है शैली। आगे हम देखते हैं विषय वस्तु का आशय शिक्षाक्रम के उस अंग से है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करते हैं तथा जिसे शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों द्वारा संपन्न भी किया जाता है। तो विषय वस्तु के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो ये श्रीमती आर के शर्मा का है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में बातचीत आधारित एवं भागीदार पूर्ण विधि क्या है। तो इसमें परिचर्चा और प्रश्नोत्तर दोनों शामिल हैं। ये दोनों ही गतिविधियाँ भागीदारी पूर्ण हैं, तो ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दैनिक पाठ्य योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो हम डेली लेसन प्लान बनाते हैं उसे हम कालखंडवार योजना भी कहते हैं। कालखंड यानी कि कोई भी क्लास के जो पीरियड्स डिसाइडेड होते हैं वो अलग अलग एक एक कालखंड कहलाते हैं। तो डेली जो हम बना रहे हैं तो वो एक कालखंडवार योजना ही होती है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्माण करने की प्रक्रिया है। तो ये परिभाषा किसने दी है, तो माइकेलस ने दी है। नेक्स्ट, ये काफ़ी अच्छी परिभाषा है, आप इसे नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक वाक्य में उत्तर लिखने में ये परिभाषा काफ़ी बार कई पेपर में पूछी जा चुकी है। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन एवं आकलन टॉपिक सिर्फ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से रिलेटेड है, ये सारे सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि डीएलएड के जो विषय हैं वो सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ टॉपिक से कोरिलेट करते ही हैं। तो इस तरह से आप एक बार चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज़ करते हैं तो वो आपको बाकी पेपर में भी सपोर्ट करेंगी। तो जो थर्ड है क्वेश्चन, अच्छे मूल्यांकन की प्रमुख विशेषता क्या है। तो अच्छे मूल्यांकन में विश्वसनीयता होती है, विभेदकारिता होती है और व्यवहार गम्यता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड आगे हम देखते हैं इकाई की परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, तो वो किसने दी है। इसमें इकाई को विषय वस्तु की रूपरेखा कहा गया है जो कि विद्यार्थी की आवश्यकताओं, रुचियों से रिलेटेड होती हैं और अपने आप में अलग सी दिखाई देती हैं। तो ये जो परिभाषा है वो समफोर्ड ने दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आकलन की मुख्य विशेषता क्या होती है। तो सहभागिता की प्रक्रिया इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट है, ग्रेड या श्रेणी से संबंधित आकलन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अधिगम का आकलन। 7th क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उपकरण क्या माना जाता है। तो यहाँ पर निरीक्षण और साक्षात्कार दोनों ही रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उपकरण है।
तो यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये टोटल 6 यूनिट्स के ऑब्जेक्टिव थे। ये ऑब्जेक्टिव आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, और MCQ में तो आ ही सकते हैं, एंड एक वाक्य के उत्तर में भी आपको कुछ परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा, रिवाइज़ कर लीजिएगा, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड या किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हैं तो वो भी आप बता दीजिएगा। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।